मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभिभावक आदरणीय जगदानंद सिंह जी, आदरणीय प्रेम कुमार मनी जी, डॉक्टर मनोज झा जी, प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी और सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आप सब लोगों का स्वागत है। ये युवा नौकरी संवाद जो पार्ट 2 आज हम लोगों ने रखने का काम किया है, कार्यक्रम रखा है। ये बेहद ज़रूरी है ताकि नौकरी को लेकर के सभी युवाओं से, बिहार वासियों से हम संवाद कर सकें। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हालांकि लगातार हम लोग जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। एक दिन में लगभग एवरेज रैलियाँ 15 से 16 जनसभाएं हम लोग कर रहे हैं। अब तक का हाईएस्ट 19 रैलियाँ एक दिन में हम लोगों ने किया है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। भारी संख्या में लोग आते हैं और कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास और उम्मीद जो महागठबंधन के हम सभी साथियों ने जो विकल्प के तौर पे उनके सामने रखा है, जो रोड मैप और विजन उनके सामने रखा है, लोगों को एक उम्मीद सी जगी है। और मौजूदा एनडीए सरकार से, ख़ास तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री से सबसे ज़्यादा गुस्से में नहीं बल्कि कह सकते हैं वो गुस्सा जो है नफ़रत में तब्दील हो चुका है। और इसके कारण भी है, इसके कारण है क्योंकि बिहार जो है सबसे युवा प्रदेश है देश में और बेरोज़गारी का केंद्र बन चुका है। लगभग मैंने पहले भी बताया, बार बार मैं ये आंकड़ा आप लोगों के सामने रखता हूँ क्योंकि ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जहाँ डबल इंजन की सरकार हो वहाँ बेरोज़गारी दर 46.6% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। और इसको देखते हुए हम लोगों ने बड़ा संकल्प महागठबंधन के साथियों ने लिया है और अपने प्रण में संकल्प को बिहार के सामने रखा है जो कि सच होने वाला है। तो आज इसी पे चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर क्यों बिहार में शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, रोजी रोटी रोजगार को लेकर के भारी तादाद में लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। जहां बिहार का पैसा दूसरे प्रदेशों में जाता है, अरबों खरबों करोड़ रुपए खर्च हो पाता है, बाहर जाता है। ये बड़ा कारण है जिससे हमारा बिहार गरीब होता जा रहा है क्योंकि बिहार में पैसे खर्च नहीं हो पाना। हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा और कहीं ना कहीं से एक नकारात्मकता उनके अंदर दिखी है। जब हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कलम और पहले मंत्रिमंडल में देने का संकल्प रखा बिहार के सामने, तो कहीं ना कहीं से बड़ी नकारात्मकता भरी टिप्पणियां नीतीश कुमार जी ने की। ऐसे कह रहे थे जैसे ये काम हो ही नहीं सकता, असंभव है। आज के दौर में जब लोग चांद पे चले जाते हैं तो बिहार में कारखाने और नौकरियां क्यों नहीं मिल सकती। नीतीश कुमार जी ने कहा, कुछ बात तो ऐसी बोली जिससे निजी हमला उन्होंने किया कि क्या अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही। हालांकि बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं,
वो गाली दे या कुछ भी कोसे, उनका सब कुछ जो है हमारे को आशीर्वाद के रूप में लगता है। जब लैंडलॉक्ड स्टेट की बात उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते, कारखाने नहीं लग सकते, नौकरियां नहीं दी जा सकती। हमने कहा था तब तो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो वहाँ कारखाने क्यों लगे हैं? बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा जा कर के रोजी रोटी क्यों कमाते हैं? उन फैक्ट्रियों, कारखानों में क्यों काम करते हैं? हालांकि इसके बाद कोई जवाब नीतीश जी का है नहीं। और ये बार बार वो कहते हैं नीतीश कुमार जी कि हमने जो है 6 लाख लोगों को रोजगार दिया 15 साल में। ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। वो बार बार कहते हैं कि हमने 6 लाख नौकरियां दी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये कभी नहीं बोला कि सारे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां थी, पक्की नौकरियां नहीं थी। वो जितने भी थे संविदा पे बहाली निकालते हैं, संविदाएं पे। ये क्यों नहीं बोलते कि भाई हमने पक्की नौकरियां दी? और जब हम कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां हम देंगे, तो उनको शक होता है कि पैसा कहाँ से लाएंगे। तो हमने पहले भी बताया था, पैसा बिहार का कुल बजट 2,11,13,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 40% खर्च नहीं कर पाते, जो कि 80,000 करोड़ होता है। एक 80,000 करोड़ अलग है जो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती। दूसरा, राइट फॉर एजुकेशन, जो सेंट्रल से जो फंड मिलता है लगभग 24 से 25,000 करोड़, वो ये पैसा जो है लौटा देते हैं। लेकिन मैं सुशील कुमार मोदी जी को, नीतीश जी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास पैसा है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि आप दोनों के पास नहीं है। और आप दोनों से बिहार संभल नहीं रहा, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं। अगर फिर भी नीतीश जी को, सुशील मोदी जी को लगता है, तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े, तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी, अगर फिर भी संदेह है तो। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि संविदा पे जितने कर्मियां हैं, कर्मियों को हम लोग जो है नियमित करने का काम करेंगे। हम लोगों ने पहले भी बोला, जितने नियोजित शिक्षक हैं, सभी लोगों का जो आंदोलन रहा समान काम समान वेतन को लेकर के, उन सभी को जो है अधिकार, समान काम समान वेतन का हमारी सरकार देने का काम करेगी। स्वयं सहायक समूह हैं, जीविका दीदी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, रसोइया सहित तमाम अन्य साथी, जिनका मानदेय को हम लोग जो है 2 से 3 गुना बढ़ाने का काम करेंगे और नियमित करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा और ऐलान करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय बिहार को 7-7 विश्वविद्यालय मिले। नीतीश जी इस पे कभी चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के सम्मान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दूसरा विश्वविद्यालय मिथिलांचल में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे हम लोग एक विश्वविद्यालय का स्थापना करेंगे, जो कि मिथिलांचल में होगा। बीपीएससी का
आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि लेट लतीफ़ा के कारण जो नौजवान युवक परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में एक उम्र का टेक्निकल उसमें रहता है, फॉर्मेलिटी रहती है कि एक उम्र के बाद जो है वो सरकारी नौकरी में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। तो हमने कहा था कि अगर बीपीएससी 4, 5, 6 साल लगाता है तो इसका नुकसान हमारा युवा जो एड़ी चोटी दिन रात लगा करके मेहनत करके जो इस कंपटीशन की तैयारी करता है और बीपीएससी के गलती के वजह से वो इसका हर्जाना भुगतता है, उसके लिए चाहे सामान्य वर्ग के भाई या आरक्षित वर्गों के, उसकी उम्र सीमा को हम लोग बढ़ाएंगे और साथ ही साथ और भी अवसर हम लोग जो है पैदा करेंगे। नीतीश कुमार जी 6 लाख 6 लाख कहते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां, और 1-2 पक्की नौकरियां होती भी हैं जो कि कोर्ट के आदेश के बाद होती है, उस प्रक्रिया को भी पूरी करने में ये 5-6 साल लगा देते हैं। तो अगर हमारी सरकार अगर बनेगी तो समय सीमा के अंतर्गत लोगों को उनका अधिकार हम दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटीज़ में जब लोग होना चाहिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री जो है उनको मिलना चाहिए, अब 6 साल में भी नहीं मिल पाता है, 7 साल में भी नहीं मिल पाता है। तो हम समय सीमा के अंदर 3 साल के अंदर उनको ग्रेजुएशन का डिग्री दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ बिजली बिहार में सबसे महंगा है पूरे देश में, क्योंकि बिजली का उत्पादन जो है बिहार सरकार खुद नहीं करती है बल्कि खरीदती है और दुगुने रेट पे बेचती है। मान लो 4 रुपये पर यूनिट पे खरीदा तो 8 रुपये पर यूनिट में आपको बेचा। इस वजह से देश में अगर सबसे महंगा बिजली है तो वो बिहार में है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम खुद बिहार सरकार बिजली को पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन करेंगे, और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो महंगा बिजली मिलता है वो दरों को लगभग आधा हम कम कर सकते हैं। मान लो 200 का बिजली का बिल आया, किसी का 500 का बिजली का बिल आया, तो 500 बिजली का बिल आएगा तो 250 बिजली का बिल ही हो पाएगा, जिससे सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे हमारी सरकार आएगी तो किसान आयोग का हम लोग गठन करेंगे, व्यावसायिक आयोग का हम लोग गठन करेंगे, युवा आयोग का हम लोग गठन करेंगे और खेल आयोग का हम लोग गठन करने का काम करेंगे, जिससे सभी किसान को सुविधा होगी, लाभ होगा, व्यवसायिकों को फ़ायदा होगा। युवा आयोग की बड़ी बिहार में डिमांड है, मांग रही है। जब हम राजनीति में आ रहे थे तब से ही ये लोगों की मांग रही है कि युवा आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन इन 15 सालों में ना तो किसान आयोग का गठन किया गया, ना तो व्यावसायिक आयोग का गठन किया गया, ना युवा आयोग का गठन किया गया, ना ही खेल आयोग का गठन किया गया। खेल की स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं है बिहार में। हमारा मकसद है कि कोई बिहार का लड़का को भी इतनी फैसिलिटी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सपोर्ट मिले सरकार से, ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, प्रिपेयर कर सके, अच्छी कोचिंग मिले, ताकि ओलंपिक्स में भी बिहार का लड़का जा कर के गोल्ड मेडल जीत करके आए, देश और बिहार का नाम रोशन कर सके। लेकिन यहाँ तो पढ़ाई चौपट है, जहाँ 6-7 साल में बीए की डिग्री मिलती है, लोगों को नौकरी नहीं मिलता, और बार बार हम कहते हैं कमाई, पढ़ाई, दवाई के लिए बिहार के लोग बाहर जाते हैं, तो खेल कूद तो दूर की बात है। तो इसलिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर
हम लोग सभी लोगों को देने का काम करेंगे। और हमने संकल्प के दौरान एक चीज़ और अहम बोली थी कि जो हमारे मजदूर भाई श्रमवीर, अभी कोरोना काल में कितने बड़े तादाद में लोग फंसे रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ा लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा का रहा, जो कि बाहर फंसे हुए थे। कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। बिहार सरकार ने नंबर पे नंबर रिलीज़ किया, फंड पे फंड रिलीज़ किया, ना नंबर का पता चला, ना लगा नंबर, ना फंड का पता चला कि भैया फंड कहाँ गया। इसलिए हम लोगों ने कभी भी कोई लोगों को, श्रमवीरों को अगर बाहर दिक्कत हो तो देश के हर राज्य में एक कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेगी, जहां कोई भी मजदूर कोई भी तकलीफ में अगर होगा तो पंजीकरण करके उसकी सहायता प्रायोरिटी वाइज की जाएगी। भय मुक्त व्यापार के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में ये अहम सवाल है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल पूछा जाता है। और लगभग नीतीश जी के राज में, डबल इंजन के राज में व्यावसायिकों की हत्या, अपहरण और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। पटना में ही कई व्यावसायिकों की हत्या हुई है, धमकियां मिली हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, हर अखबार के हर एक दिन कोई ना कोई ऐसी घटना लगातार होती है। तो व्यावसायिकों को भय मुक्त व्यापार वो कर सके, इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारी सुरक्षा दस्ता का हम लोग गठन करने जा रहे हैं। व्यापारी सुरक्षा दस्ता का हम लोग गठन करेंगे ताकि व्यापारी भाई साहब, व्यावसायिक सब भय मुक्त होकर के बिहार में व्यापार कर सकें। सरकारी नौकरियों में खासतौर पर हमने कई बार इसका जिक्र किया है कि स्थानीय नीति को हम लोग जो है प्रायोरिटी में लागू करेंगे, जो कि डोमिसाइल कानून होता है। झारखंड के राज्य चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, हर जगह ये कानून लागू है। महाराष्ट्र के लोगों को प्रायोरिटी है कि नौकरियों में महाराष्ट्र सरकार के मराठियों को ही प्रायोरिटी मिले। मध्य प्रदेश, झारखंड की सरकार में ऐसे ही है कि वहीं के स्थानीय लोगों को ही प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन लालू जी ने कई बार नीतीश जी को इस बात को रखा था, जब हम लोगों की सरकार थी, हमने भी कई बार नीतीश कुमार जी को बोला था, लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई नीतीश जी ने नहीं की, इस चीज़ों को इग्नोर किया। अगर हमारी सरकार बनती है तो स्थानीय नीति को हम लोग लागू करेंगे, जिसमें कि बिहार के लोग मिनिमम 85% उनको प्रायोरिटी होगा, सरकारी नौकरियों में उनको लाभ मिलेगा। कुछ लोग हो सकता है भ्रम फैला सकते हैं कि बिहार के लोग अगर दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ भी नहीं मिल पाएगा नौकरी। ऐसे भी बिहार के लोग, जो लोग दूसरे प्रदेशों में जाते वो सरकारी नौकरियों में नहीं जाते, वो जाते हैं बिहार मजदूरी करने, फैक्ट्री में। कोई ड्राइवर का काम करता है, कोई गार्ड का काम करता है, कोई चपरासी का काम करता है। ये सरकारी नौकरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो लोग अगर दूसरे प्रदेशों में जा भी रहे हैं तो ये कानून से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाता है कि केरल से या अन्य प्रदेशों से आकर के लोगों को यहाँ सरकारी नौकरियाँ मिल जाती हैं, जिससे हमारे बिहार के साथियों को रोज़गार नहीं मिल पाता। और एक और महत्वपूर्ण बात, शिक्षा संबंधित 5 लाख तक के सभी कर्ज जो शिक्षा संबंधित होंगे, उस कर्ज को हम लोग माफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्षेत्रों का हम लोगों ने ख्याल रखा है। साफ तौर पे जो जीविका कैडर को जो बीमा योजना से हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। बैंक मित्र के मानदेय 2200 से बढ़ाकर के 5000 प्रति माह किया जाएगा। जो लोहार हैं, कुम्हार हैं, सुनार हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, तेली हैं एवं राज मिस्त्रियों को
व्यापार हेतु 50,000 तक की अनुदान राशि दी जाएगी। इन्हें ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। तो जो हमारे लोहार का काम, कुम्हार का काम, सुनार का, बढ़ई का, तेली का, नाई का, राजमिस्त्रियों का, इन सब के लिए व्यापार हेतु 50,000 रुपये का अनुदान राशि हम लोग देंगे। साथ ही साथ ब्याज मुक्त ऋण भी इनको दिया जाएगा। नए वकीलों के चैम्बर के लिए ज़मीन आवंटित होगी, क्योंकि कचहरी रेवेन्यू का दूसरा जरिया है। विशेषकर कुछ जगहों पर वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिससे सड़कों पर कम जाम लगे और गरीब रेहड़ी वालों से पुलिस वाले उगाही ना कर सकें। अभी आप देखते हो कि पटना की सड़कों पर अगर देख लें तो नीतीश कुमार जी ने कितने लोगों को बेघर किया, कितने लोगों का जो ठेला वाले, रिक्शा वाले, इन सब को कितना तंग किया अतिक्रमण के नाम पर। बल्कि जो सरकारी जो लालू जी ने भी बनाया था, बिहार सरकार ने जो बनाया था, अब आप चले जाए इनकम टैक्स गोलंबर पे ही जो फल मार्केट है, वो लालू जी ने बनाया, ताकि एक प्रॉपर जगह बैठ करके वो लोग जो हैं अपने फल को, सब्जी को बेच सकें। अगर हम यहाँ नहीं जाते हैं तो शायद इस पे भी बुलडोजर चल गया होता। दूध मार्केट पे चला, मछली मार्केट पे, तो इस तरह के सारे देखेंगे आप। बोरिंग रोड पे मछली मार्केट चले जाइए तो प्रॉपर दुकान पहले बना हुआ था, वहाँ मछुआरे जो है मछली बेच सकते थे। तो हमारी सरकार जब बनेगी तो इन सब चीज़ों पे हम लोग विशेष करके जो वेंडिंग जोन जो है ये बनाए जाएंगे, जिससे सड़कों पर कम जाम लगे और जितने रेहड़ी वाले, ठेले वाले, इन सबों को सुविधा होगी। मिल्क डेयरी के उद्योग के लिए अमूल जैसी कोई कोऑपरेटिव स्कीम या सुधा डेयरी को मजबूत करके मिल्क के प्रोडक्शन और वितरण श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा। कुल्हड़ हर जगह दोबारा मिलेंगे, जिससे कुम्हार समाज को मजबूती मिलेगी, उनकी आय में वृद्धि होगी। और लालू जी जब रेल मंत्री थे तो आपको पता है कि कुल्हड़ का ट्रेन में इस्तेमाल किया गया था, जिससे जो गरीब तबका, जो कुम्हार परिवार है, उनके आय में भी बढ़ोतरी हुई। और एक जो पोल्यूशन प्लास्टिक के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए जो फैलता है, ये काफ़ी जो है कम हुआ। तो हमारी जब सरकार बनेगी तो कुल्हड़ हर जगह दोबारा मिलेंगे, जिससे सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अभी आप लोगों से मैंने चर्चा की कि दवाई को लेकर के, इलाज को लेकर के, बेहतर अस्पताल को लेकर के लोग दूसरे राज्य जाते हैं या तो प्राइवेट में जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप गए तो कितना शोषण होता है हम सब लोगों ने देखा है। एक दिन 2 दिन में ही इतने लंबे चौड़े बिल आपको थमा दिए जाते हैं। और उस दौर में जब आप तकलीफ़ में हैं, कठिनाई में हैं, जहाँ आपके परिवार या परिजन, दोस्त संबंधी की जान चली जाती हो या बीमार हो, जहाँ आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ कितना शोषण होता है लोगों का। लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। यहाँ बिहार में अच्छा अस्पताल नहीं, यहाँ के अस्पतालों की स्थिति, थोड़ा सा पानी हो जाएगा तो आईसीयू में पानी चला जाता है, सांप बिच्छू मिलने लग जाते हैं। आप जाइएगा देखिएगा, कुत्ते जो हैं बेड पे लेटे रहते हैं, जो शिशुओं का जो बॉडी होता है वो उसको कुत्ता ले जाता है। इस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने इस डबल इंजन की सरकार में देखने का काम किया है। तो जोनल एरिया के तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हम लोग कराएंगे जोनल के हिसाब से, जैसे उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और केंद्र में, जिससे कि एम्स के लिए किसी बिहारी को बाहर ना भागना पड़े। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि ऐसे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जोनल बने,
ताकि सारी सुविधाएं लोगों को वहाँ उपलब्ध हो सके। क्या स्थिति है अस्पतालों की अभी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पुलिसकर्मियों की मेहनत को भी सराहा जाएगा। बड़े पैमाने पे नई भर्तियां होंगी जिससे इनका वर्कलोड कम होगा। हमने ये उदाहरण भी दिया था, प्रति लाख मणिपुर में 1000 पुलिसकर्मी हैं, जहां बिहार प्रति लाख आबादी पर केवल 77 है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा? एक तो नौकरियां मिलेंगी, एक लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा। अगर अस्पतालों में डॉक्टर होंगे, इंजीनियर्स होंगे, प्रोजेक्ट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स होंगे, तो ये सारे जो शिक्षा डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सभी रिवाइव होगा, बेहतर बनेंगे। इसलिए पुलिस की जो संख्या है, इसको एक तो रिक्त पड़ी पदें हैं उसको बढ़ा जाएगा, और एक जो राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए जो पदें होंगी उसका सृजन हम लोग करेंगे। इससे वर्कलोड जो है पुलिस पे कम होगा, लोगों पे कम होगा, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे भी ये बेहतर होगा। पुलिस के रेसिडेंशियल क्वार्टर को रेनोवेशन और डिस्ट्रिक्ट में नए क्वार्टर बनाए जाएंगे और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। एक तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा, एक जो क्वार्टर्स हैं उनको रिन्यू कराया जाएगा। और हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों को बहुत दिक्कत होती है। जो हिंदी मीडियम से जो लोग तैयारी करते हैं बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए, उन लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, दिक्कत होता है। उनके चयन का प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से बीपीएससी और यूपीएससी में गिरा है। जो हिंदी में तैयारी करते हैं यूपीएससी बीपीएससी में, जो चयन प्रतिशत है वो काफ़ी घटा है। उनकी सरकारी सेवाओं में भागीदारी सुनिश्चित हम लोग कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये सारे काम अगर हमको लगता है कि बिहार में हो तो हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। कुछ लोगों को संदेह हो सकता है मेरे ऊपर, लेकिन उनको ध्यान देना चाहिए कि हम उप मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे हैं। 3 डिपार्टमेंट हमने संभाले हैं और मेरे 18 महीने के कार्यकाल में कोई भी उंगली खड़ा नहीं कर सकता। 5000 पथ निर्माण का बजट था, हमने सारे बजट के पैसे खर्च किए। जहां आप देख सकते हैं कि बजट का कुल 40% खर्च नहीं हो पाता। जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो हमने बजट का पूरा पैसा खर्च किया। आज गांधी सेतु का निर्माण हो रहा है तो वो मेरे कार्यकाल में शुरुआत की गई। सोनपुर दीघा को जल्द से जल्द चालू कराया गया और समानांतर गांधी सेतु के बगल में पीपा पुल देने की बात आई तो मेरे कार्यकाल में हुआ। 53 आरओबी जो हैं 2010 से लटके हुए थे। बताइए, डबल इंजन की सरकार रही 14 से, क्यों नहीं हो पाया? हम आते ही 53 आरओबी को क्लियर हम लोगों ने कराने का काम किया, जिससे रेलवे ओवरब्रिज मिला। सीआरएफ फंड बिहार को केंद्र 200 करोड़ रुपए देती थी, हमारे रहने पर 200 से 1000 करोड़ बिहार को सीआरएफ फंड मिला। और हमने देखा एयरपोर्ट बीटा हमारे कैबिनेट में तय हुआ। ये जो अभी एयरपोर्ट का जो कायाकल्प जो पटना का हो रहा है, ये हमारे कैबिनेट जब हम महागठबंधन में थे तब हुआ। 5 मेडिकल कॉलेज अगर मिले तो हमारे महागठबंधन सरकार में हुआ। और मेरा बजट भी देख सकते हैं पथ निर्माण होते हुए। बीटा जाइएगा तो दूरी हो जाती है, जाने आने में समय लगेगा। और प्रदेशों में दिल्ली जाओ, मैंगलोर जाओ तो एयरपोर्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे है। तो हमारे आइडिया ये था कि अगर बीटा अगर जाएगा तो एलिवेटेड डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे हम बनाएं, जिससे कि आप देखिएगा बेली रोड से अगर सगुना मोड़ जाइएगा तो चौड़ा हो गया है।
सगुना मोड़ से रेलवे स्टेशन अगर दानापुर का जाइएगा तो उसको चौड़ा किया जा रहा है। ये निर्णय हमने लिया और ठीक अब तो पता नहीं क्या ये लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप बेली रोड चले जाइए, बेली रोड से अगर दानापुर चले जाइए तो समय नहीं लगता है, रोड चौड़े हैं। और हमारा था कि दानापुर स्टेशन से पहले ही एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बन जाए जो सीधे आपको पटना के बीटा एयरपोर्ट पे उतार दें। ये हमने बजट में प्रोविजन भी कर रखा था। तो हर तरफ अगर आप देखें इंजीनियर्स का प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, कई कई सालों तक, 10-20 सालों तक प्रमोशन नहीं मिल रहा था। हमने उन सभी को प्रमोट भी करने का काम किया और एक साथ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, सभी को एक साथ जो है हम लोगों ने प्रमोट किया। तो जो लोग अगर शक करते हैं और जो लोग भय दिखाना चाहते हैं उनको ज़रा कहिए कि तेजस्वी के 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी कोई काम अगर आपको लगे कि कोई अनुभवहीन ने किया है तो ज़रा बताएं। कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार की बात होती तो भ्रष्टाचार को ही रोकने के लिए हमने एक कमेटी का निर्माण किया था, क्योंकि पथ निर्माण वर्किंग डिपार्टमेंट्स का नोडल डिपार्टमेंट होता है। अब बताइए निर्णय मंत्री लेगा कि अस्पताल बनेगा या रोड बनेगा या ये बिल्डिंग बनेगी, लेकिन ये निर्णय तो नहीं लेगा कि किसको टेंडर मिलेगा। और मान लो कोई किसी को टेंडर मिल भी गया तो कोई समय पर पूरा नहीं करे तो उसको एक्सटेंशन कितना दिया जाएगा, उसको ईओटी कहते हैं एक्सटेंशन को। वेरिएशन, समय के साथ चीज़ों का रेट बढ़ता जाता है। आज सीमेंट का कुछ और है तो 1 साल बाद कुछ और रेट होगा। तो कितना वेरिएशन होगा, कितना छड़ लगेगा, ये मंत्री क्यों डिसाइड करेगा? ये काम तो इंजीनियर का है। जहाँ कमाने की फाइलें तेजस्वी ने कमेटी बना करके तय किया टेंडर ईओटी वेरिएशन का, कैबिनेट लेकर के हम गए। तो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे ज़रा ये भी पूछिएगा कि 18 महीने तेजस्वी का कार्यकाल कैसा रहा। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ज़्यादा देर भी हो गया है और पहला चरण का मतदान पूरा हो चुका है। कल दूसरे चरण का मतदान होगा। कुछ लोग इतिहास के बासी पन्नों को ही पकड़ के बैठे हैं। हमें वर्तमान और बिहार के भविष्य की चिंता है। जितने हमारे साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, हम सभी लोगों से एक अपील करना चाहेंगे कि एक मौका 15 साल आपने दिया, 15 साल जिस व्यक्ति ने भुखमरी, गरीबी, पलायन, कारखाना नहीं दिया, वो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाला नहीं है। इसलिए एक मौका हम ज़रूर मांगेंगे कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके बिहार की तरक्की के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए महागठबंधन को चुने। लालटेन पर जहाँ लालटेन वहाँ लालटेन पर, जहाँ कांग्रेस का पंजा वहाँ पंजा कांग्रेस का, जहाँ हसुआ हथौड़ा, जहाँ हसुआ धान या 3 तार पर आप लोग बटन दबा करके हम लोगों को भारी मतों से विजय करें। और जहाँ तक पहले चरण की बात है तो हम लोग जीत रहे हैं और इसी तरीके का प्यार आशीर्वाद आप सभी लोगों का मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। शुक्रिया साथियों। दूसरी कड़ी थी उस श्रृंखला की। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं, अपने टेक्निकल टीम का धन्यवाद देता हूं, पूरे बिहार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने मुद्दों को नहीं छोड़ा। नौकरी, रोजगार, संविदा, समान काम, समान वेतन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का धन्यवाद। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम कुमार मणि जी का बहुत धन्यवाद। और आप सबों को पुनः जय हिंद, जय बिहार।